हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे। क्वेश्चन हमने किया था 1 से लेकर के 60 तक। ठीक है, 1 टू 60 हमारा जो क्वेश्चन था एमसीक्यू हो गया था। क्वेश्चन बचा हुआ है 62 लगभग लगभग हो ही गया था। ठीक है, तो फिर भी एक बार हम लोग 62 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 62 में बोल रहा है कि 16 माइक्रोफैराड और 32 माइक्रोफैराड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हुए हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? तो श्रेणी में जब लगा होगा तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/32। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे वाला सारा सेम हो जाएगा, फिर जोड़ना आसान हो जाएगा। इसको भी 2/32 कर दे रहे हैं, इसको भी 2/32 और इसको 1/32 रहने दे रहे हैं। दोनों में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो कोई इफेक्ट इससे पड़ेगा नहीं। एलसीएम आ जाएगा 32 और 2 2 4 और 1 5। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 32/5। आंसर ए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या होगा? 2 फैराड और 3 फैराड कैपेसिटी के 2 कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। 2 फैराड और 3 फैराड ये दोनों श्रेणी में जुड़ा हुआ है। 2 फैराड का तीसरा कंडेंसर उनके समांतर में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक तीसरा है जो कि पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, ये है 2 3 और फिर यहाँ पर 2। अब पूछ रहा है परिणामी कैपेसिटी कितना होगा। तो टोटल रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है। तो पहले तो इसको सोल्व कर लेंगे। इन दो को सीरीज में सोल्व करना आसान होता है। 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3, मतलब कि ए आ जाएगा 6/5। अब 6/5 में हम लोग को 2 जोड़ देना है। पैरेलल में सिंपल जोड़ देते हैं तो 6 + 10 16/5। आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। एक पानी से भरे बाल्टी में बिजली की 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुला बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम वायर डालते हैं का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वायर है, अगर इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकता है, या तो बुलबुला बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर हमारा एसी होगा तो बुलबुला नहीं बनेगा। ठीक है, नो बबल। लेकिन अगर डीसी होगा तो यहाँ पर बबल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। तो बुलबुले बन रहे हैं तो हमारा कौन सा हो जाएगा? डीसी। डीसी में बुलबुला बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? डीसी। ठीक है, अगर आपने पानी गर्म किया होगा कभी बाल्टी में, ठंडा के टाइम में हम लोग जनरली हीटर डाल करके बाल्टी में पानी गर्म करते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर किसी टाइप का कोई बुलबुला नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग एसी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए। अगर मूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ये स्टेटमेंट सही है पहला। वस्तु का तापमान बढ़ जाए, वस्तु के तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर चालक है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा गर्म करने से। अगर कुचालक या फिर अर्धचालक मान लेते हैं, अगर अर्धचालक है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा गर्म करने से। तो यहाँ पर वस्तु का तापमान बढ़ जाने से बोला है कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तीसरा है यह ताप पर निर्भर नहीं करता, गलत है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से बढ़ेगा या घटेगा। 65 का ए दे रहे हैं, हाँ सही आंसर, हाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। 66 है, एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तब कितना होगा? क्या किया यहाँ पर? आर इज इक्वल टू जानते हैं, रो इंटू एल बाई ए। बोल रहा है कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो पहले तो इसको आयतन के फॉर्म में लिखना होगा। इस फॉर्मूला को आयतन के फॉर्म में क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी। कैसे आता है? दोनों में ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो अब जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो आर किसके प्रोपोर्शनल आ गया? एल स्क्वायर के। ठीक है, और 66 का ए आंसर आ रहा है रविंद्र का। तो देख लेते हैं, एक मानक की लंबाई को कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दिया गया है।
अब लंबाई को जब हम 3 गुना करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लंबाई 3 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, 9 गुना, ये हो जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर किस टाइप का अगर डाउट रहे तो आप फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आयतन में कोई परिवर्तन, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आयतन इसका कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है, रजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है डायरेक्टली एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, लेंथ बढ़ने से और उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ है एक कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दोगुना है। कॉपर का तार है, यहाँ पर व्यास, व्यास किस चीज़ पर निर्भर करता है, हम लोग आर जानते हैं, 1/a, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पर हम लोग d/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है व्यास के स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पर 82 दे रखा है हम लोग का, ठीक है, 82 दे रखा है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d²। ठीक है, अब यहाँ पर जब दोगुना किया गया है, ठीक है, कॉपर की तार की जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगना है, जब ये दोगुना रहेगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, ये जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। अब डी को अगर हम दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, सी, 4 गुना कम हो जाएगी, 4 गुनी कम हो जाएगी, सॉरी बी आंसर होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डी को हम लोग 2 गुना बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। उसके बाद है 68, आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग कितना होती है। ठीक है, आने वाला करंट और जाने वाला करंट, इन दोनों का सम कितना होगा, तो ये हमेशा जीरो होता है, I1 + I2 इज इक्वल टू हमेशा जीरो। ठीक है, कितना भी करंट आया जाए सबका सम अगर हम लोग निकालते हैं तो वो जीरो ही आएगा, तो यहाँ पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सी सही आंसर होगा। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग शून्य होता है। तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। तो अभी हम लोग देखें, अगर दो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स है, उसके बाद रेजिस्टेंस है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ईएमएफ का योग शून्य होता है। पहला स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि सिर्फ V1 और V2 को अगर जोड़ दें, V1 + V2 निकालें तो ये जीरो होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आई आर को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पर जो आई आर होगा इसको भी कंसीडर करना होगा। वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग मतलब कि बोल रहा है कि सिर्फ आई आर का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, V1 + V2 + आई आर, इन तीनों का जो सम होगा, तीनों के वोल्टेज का जो समेशन होगा वो जीरो होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3, सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद है करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम क्या क्या चीज़ हम लोग को चाहिए, करंट को फ्लो करवाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा 70 का। पहला है वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक और अमीटर। ठीक है, ये चारों रहेगा, अचालक, अचालक का तो जरूरत नहीं है करंट फ्लो करवाने के लिए, वोल्टेज स्रोत एवं चालक, ये सही है, वोल्टेज स्रोत और चालक अगर रहेगा तो हम लोग करंट फ्लो करवा लेंगे। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, अरे वायर हो गया जो कि डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, तो करंट इसमें फ्लो करेगा। वोल्टेज स्रोत, स्विच और रजिस्टर, ये भी सही है। ठीक है, अगर यहाँ पर है स्विच लगा हुआ है और साथ में रजिस्टर है, तो यहाँ पर स्विच को हम लोग ऑन करके करंट को फ्लो करवा सकते हैं, तो ए स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन हम लोग को मिनिमम रिक्वायरमेंट पूछा है, तो मिनिमम में हम लोग 3 चीज़ क्यों जाए जब हम लोग को 2 चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी मिला हुआ है, वोल्टेज स्रोत और चालक। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, थर्ड वाला भी ऑप्शन सही है, स्विच और फ्यूज और वोल्टेज स्रोत, लेकिन यहाँ पर जो सही होगा वो बी होगा। करंट के उपस्थिति का ज्ञान कैसे होता है, चमकने से, या फिर उत्पन्न प्रभाव से, या फिर चालक के रंग से, या चटकने की आवाज़ से। तो करंट हम जानते हैं 3 तरह का प्रभाव दिखाता है, रासायनिक, रासायनिक हो जाएगा, उष्मीय हो जाएगा और मैग्नेटिक हो जाएगा, चुंबकीय। तो इन तीनों इफेक्ट से हम लोग करंट की उपस्थिति को जान पाते हैं, पता कर पाते हैं, तो आंसर हो जाएगा उत्पन्न प्रभाव से। उसके बाद है 72, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में क्या क्या पाया जाता है, तो हम लोग सिंपली जानते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
और बाहर में जो रोटेट कर रहा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, बी। उसके बाद है प्रतिरोध, जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो हम लोग जानते हैं इन तीनों पर और साथ में टेम्परेचर पर, चार चीज पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला है सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, सही है, सामग्री पर डिपेंड करेगा या फिर विशिष्ट प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एरिया पर डिपेंड करेगा। इसकी लंबाई और तापमान लेंथ पर डिपेंड करेगा और साथ में तापमान, चारों चीज यहाँ पर दिया हुआ है, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? तो आवेशित परमाणु आयन कहलाता है। अगर कोई परमाणु पर आवेश है तो उसको हम लोग आयन बोलेंगे। एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप, इसका रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या यहाँ से निकाल सकते हैं आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी। तो ये हो जाएगा भी 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, 100 वाट। यहाँ से आंसर आ जाएगा 400, सी इसका सही आंसर होगा। तो ये 75 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तब तक आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।